मैं कभी पेशेंट को ये नहीं बोलता कि उनको सर्जरी करवानी या नहीं करवानी है। जिनको नहीं करवानी उनके लिए मैं एक चॉइस हूँ। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। लगातार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हम काम में व्यस्त होते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल में अपने ही शरीर का ख्याल रखना भूल जाते हैं और ऐसे में बढ़ती उम्र में घुटनों से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी आपने सुना होगा कि जो कार्टिलेज, या अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो दो जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है, जिसे कार्टिलेज अमूमन कहते हैं, वो जब खत्म हो जाता है तो बहुत अलग अलग तरीके की दिक्कतें पैदा होती हैं, जिसे हम कहते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो अगर डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको इसी नाम से वो जानकारी देंगे। तो जो कार्टिलेज घिसा है या कार्टिलेज खत्म हुआ है, वो कैसे जनरेट होता है बिना किसी सर्जरी के। अब गौर कीजिए, बिना किसी सर्जरी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी की जानकारी के लिए हम डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक वेलनेस क्लिनिक में मौजूद हैं और ये दिल्ली का सेंटर है। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर पंकज भारती। सर, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रज्ञा। और हम आपसे अभी हालिया ही चर्चा कर भी चुके हैं। बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती उम्र में कार्टिलेज के घिस जाने की आती है और इसे हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये कारण क्यों आता है किसी भी व्यक्ति में? ये देखिए कि वेयर एंड टेयर की बीमारी है जी। कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। या आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफी हमारी फॉल्टी हो गई है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो जिसके कारण से जो हमारे घुटनों के बीच में कार्टिलेज होता है जी, तो उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है। जब उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है तो उसमें अर्ली वेयर एंड टियर स्टार्ट होते हैं, तो वो कार्टिलेज घिसता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी परेशानी शुरू हो जाती है। तो पहले ये हमारे आज से अगर हम 20 साल 25 साल पहले की उम्र में देखें पहले तो ये एल्डरली लोगों में होता था, लेकिन अब पिछले 20 सालों में हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं बिल्कुल बंद हो गई हैं। इसके कारण से ये हमारा जो एज ग्रुप जो 50 प्लस हुआ करता था, अब वो ऑस्टियोआर्थराइटिस 40 साल के लोगों में भी देखने के लिए मिल रही है। मतलब ये जो अभी मैंने हालिया ही कुछ ऐसी जानकारियां निकाली हैं, 20 to 33% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू हो रहा है। तो क्या कारण है? मतलब ये तो सारे 40 साल 50 साल के उम्र के हैं, तो क्यों कार्टिलेज इतनी तेजी से घिस जाता है, अब खत्म हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है? मैंने बताया ना, ये वेयर एंड टियर जो कार्टिलेज है जी। या तो लोगों का वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ने से उसमें आपका फ्रिक्शन बढ़ता है, या हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। जो हमारे बीच में कार्टिलेज होता है ना जी। उसमें एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट होता है, एक पेरिफेरल पार्ट होता है। तो 50 साल की उम्र तक जो कार्टिलेज के दोनों हिस्से होते हैं उनको नरिशमेंट ब्लड से मिलता है। लेकिन जैसे ही हम 50 की उम्र को टच करते हैं, वैसे ही जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको ब्लड से नरिशमेंट नहीं मिलता है, उसको नरिशमेंट मिलता है पंपिंग एक्शन से। पंपिंग एक्शन तब होता है जब हम प्रॉपर वॉक करते हैं। अगर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हमारा जो उसको सेंट्रल पार्ट को नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नरिश नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उसका वेयर एंड टियर होने लगता है। और जैसे हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो अमूमन सर्जरी बता देते हैं या फिर कहते हैं कि दवाइयां आप लेते रहिए, लेकिन आपके बारे में जैसे मैंने जानकारी इकट्ठा की तो उसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बात आई। तो ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो बेसिकली हमारा जो होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम है, इसमें हम लोग दो चीजों के करेक्शन पे फोकस करते हैं जी। जो नी ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जो डिफॉर्मिटीज आती हैं, तो हम डिफॉर्मिटीज करेक्ट करते हैं, और जो हमारा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है उस मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को ठीक करके हम लोग बीमारी ठीक करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी करेक्ट करते हैं ना, जनरली क्या होता है, नी ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हमारे जो स्पेसेस हैं, जो नी स्पेसेस हैं वो कम होने लगते हैं। नी स्पेसेस कम होने लगते हैं, हमारी बो लेग्स हो जाती हैं, हमारी इन्वर्जन डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम में, डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम में जो नी ज्वाइंट को सपोर्ट देने वाले टिश्यूज होते हैं वो हमारी मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, फ्रॉम लो बैक टू फुट जो मसल्स होती हैं। तो जो हमारा स्पेस रिडक्शन होने लगता है तो हमारी मसल्स, जो नी ज्वाइंट को सपोर्ट देने वाली मसल्स हैं, उनमें स्पैज्म आ जाता है।
स्पैज़म नहीं, सिकुड़ने लगती हैं। जो लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी बोन्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं। टेंडन्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जब मसल में स्पैज़म आता है तो टेंडन में ऑफ कोर्स टेंशन आएगा। बिल्कुल। तो हम लोग मसल स्पैज़म को रिलीज करवा देते हैं, क्रोनिक टेंडन टेंशन को रिलीज करवा देते हैं, जिससे ज्वाइंट बनाने वाली जो हड्डियां होती हैं, थाई बोन और लेग बोन, तो उसका अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक हमारे यूनिक अरेंजमेंट होता है मसल्स का, जो हमारे थाई के कंपार्टमेंट्स होते हैं 4, एक तो बाहर वाला, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन मसल्स हमारे केवल 3 कंपार्टमेंट्स में होती हैं। तो एक यूनिक जो मसल्स का अरेंजमेंट है उसके कारण, और दूसरा जो हमारा जो थाई बोन होती है उसका लोअर एंड होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कॉन्डाइल्स बोलते हैं। उनका जो शेप में इम्बैलेंस होता है, जो अंदर वाला कॉन्डाइल होता है वो बाहर वाले कॉन्डाइल से बड़ा होता है। तो जब हम चलते हैं, चलने में हमारे मूवमेंट्स होते हैं लॉकिंग अनलॉकिंग, तो अंदर चूंकि कॉन्डाइल में के स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस होता है तो अंदर रोटेशनल मूवमेंट्स होते हैं। तो स्पेशल अरेंजमेंट के कारण जब हमारा नी ज्वाइंट में स्पेस कम हो जाता है तो हमारी थाई ट्विस्ट हो जाती है। मींस थाई हमारी अंदर की तरफ और शिन हमारी बाहर की तरफ मुड़ जाती है, घूम जाती है। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ट्विस्टेड ज्वाइंट को अनट्विस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही अनट्विस्ट करते हैं तो हमारे कोलैप्स जो ज्वाइंट है, जो स्पेस रिडक्शन होता है, तो स्पेसेस हमारे वाइड ओपन होने लगते हैं। जैसे ही वाइड ओपन होते हैं तो हमारी हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। तो उससे पेशेंट को वॉक करने में आसानी हो जाती है, पेशेंट को स्टेयर्स यूज करने में आसानी हो जाती है, और हमारा जो कार्टिलेज का डिजेनरेशन है वो चेक हो जाता है। पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, क्योंकि जैसे ही स्पैज़म रिलीज होता है पेन कम होता है, टेंशन रिलीज होता है पेन कम होता है। जैसे हमारी हड्डियां ऑफलोड होती हैं तो हड्डी के कारण जो कार्टिलेज पे पड़ने वाला प्रेशर है वो प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे नर्व एंडिंग्स का इरिटेशन बंद हो जाता है। तो पेशेंट को पूरा पेन रिलीफ हो जाता है, पेशेंट बहुत आसानी से वॉक कर सकता है, बहुत आसानी से स्टेयर्स यूज कर लेता है, और जो पेशेंट की डिफॉर्मिटीज होती हैं वो डिफॉर्मिटीज ठीक हो जाती हैं, और पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा सर्जिकल टूल्स आते जा रहे हैं, और क्योंकि रोबोटिक और एआई का इस्तेमाल भी अब होने लग गया है, लेकिन जब हम होलिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ टूल्स आप उपयोग करते हैं? नहीं, हम लोग कोई भी नॉन इन्वेजिव थेरेपी है, जो भी ट्रीटमेंट है वो बाहर से हैं, वो कुछ हमारे योगा टूल्स होते हैं, जैसे रोप्स होते हैं, स्ट्रेप्स होते हैं, तो उनको हम लोग यूज करते हैं। कोई भी मतलब एज सच कोई रोबोट से वैसा कुछ ऐसा सर्जिकल तरीका, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है ना। और सबसे बड़ी खासियत है, पेशेंट को महसूस होता होगा कि ट्रीटमेंट के दौरान किसी तरीके का पेन या डिस्कम्फर्ट होता होगा, लेकिन किसी भी तरीके का पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता है इस ट्रीटमेंट के दौरान। ओके, वाह। तो जैसे आप लाइफस्टाइल के बारे में लगातार चर्चा करते हैं, और आप खुद भी कहते हैं कि आप सुबह जो कच्चा फूड है वही सेवन करते हैं, पका हुआ खाना नहीं लेते हैं। तो क्या लाइफस्टाइल या डाइट का भी कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे इश्यूज पे? देखिए, डाइट तो आपका जो प्राइमरी चीज है ना। जो प्राइमरली क्या होता है, प्राइमरली हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण भी हमारा कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है। तो डाइट तो केवल नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नहीं, बल्कि सारी बीमारियों के लिए। और अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में कहें तो हमारे जो पेशेंट्स हैं तो 90% केसेस ऐसे आते हैं जो ओबीज हैं, जो मोटापे का शिकार हैं। तो अगर उन पेशेंट्स को मोटापा है तो अगर हम उनका मोटापा नहीं करेक्ट करेंगे तो हमारे घुटने ऑफलोड होने में, तो जो भी पेशेंट्स हमारे नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण आते हैं तो उनका भी हम वजन कम करवाते हैं, तो उसमें डाइट का ऑब्वियस रोल होता है। तो वजन कम करने के लिए आप कोई तरीका बता सकते हैं? मतलब फास्ट हो, वैसे डाइट तो ठीक है, पर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट कोई ऐसा तरीका मिल जाए, तो आपके पास कोई ऐसा इंस्टेंट तरीका? देखिए, जो इंस्टेंट तरीका खोजते हैं उनका थोड़ा सा वजन कम होता है, फिर से वो पुट ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको स्थायी रूप से अपना वजन कम करना है तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को सीखना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और हेल्दी लाइफस्टाइल सीखना और उस पर बने रहना वो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। वो तब मुश्किल नहीं है जब आप अपना ही जो आपका कस्टमरी फूड है जी, जो आप बचपन से जो खाना खा रहे हैं उसी में हेल्दी चेंजेस लाते हैं। बिल्कुल। आप तब फेल होते हैं जब आप थर्ड वर्ल्ड डाइट्स जो आप बचपन से नहीं खा रहे हैं उनको खाना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि एक तो कुकिंग नहीं आती आपको उसकी, दूसरी उस तरीके का खाना बहुत लंबे समय तक खाया नहीं जा सकता, आप बोर हो जाते हैं क्योंकि आपकी टेस्ट बड्स उसके लिए डेवलप ही नहीं होती हैं। तो उससे ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी रिजल्ट्स होते हैं। जैसे आप अपना फिर से
फूड खाना। हाँ। तो अगर आपको स्थायी रूप से वजन कम करना है तो जो आपका फूड है उसी में आपको हेल्दी ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे। और यही हम लोग अपने इस प्रोग्राम में करते हैं। हम कभी भी उनका फूड नहीं बदलते हैं। ठीक है। हम उनको बस हेल्दी खाना सिखाते हैं। हेल्दी कैसे खाना चाहिए? मतलब आपका जो खाना है उसी में एक हेल्दी ऑप्शन निकालिए। कैसे हेल्दी खाना है। ठीक है। अब सर जैसे हमें आपके बारे में पता चला कि आपने जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया हुआ है, प्रतिभा सिंह पाटिल जी का, और साथ ही प्रणब मुखर्जी, पीछे हमारे तस्वीरें भी हैं। आप मुझे इनके बारे में कुछ बता सकते हैं, मतलब क्या ट्रीटमेंट किया था आपने? नहीं, मैंने 2011 में जब मैडम प्रतिभा पाटिल जी भारत की राष्ट्रपति थी जी, तो उन्होंने मुझे अपने घुटनों के ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था। तो उस दौरान मैंने उनका घुटनों का ट्रीटमेंट किया था। और 2017 में जब प्रणब मुखर्जी जी भारत के राष्ट्रपति थे जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उनको जनरल हेल्थ के लिए मैंने उनका जनरल हेल्थ के लिए हुआ था। तो कितना समय लगा ट्रीटमेंट के दौरान? जब मैंने मैडम का ट्रीटमेंट दिया था तो मैं राष्ट्रपति भवन में 6 दिन था और 6 दिन मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था। फिर जो उनके डॉक्टर्स थे उनको मैंने ट्रीटमेंट सिखाया भी था। तो उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट लेती रही। अब ये एक अलग ही क्वेश्चन था, लेकिन मैं मेरे टॉपिक पे अगर बात करूं तो कितना समय लगता है कि अगर कोई होलिस्टिक ट्रीटमेंट लेता है आपसे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4। जनरली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज 3 और 4 के आते हैं। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जो ओबीज नहीं हैं या जिनको अभी अर्ली स्टेज 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनको विद इन 6 डेज बहुत ही रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आने लगता है, पेन में, मोबिलिटी में, जनरल हेल्थ में। ठीक है। और जो बहुत ही क्रॉनिक हैं, जो बहुत ओबीज हैं या जिनके नी जॉइंट्स बिल्कुल कोलैप्स हो गए हैं, उनको मैं यहाँ पे 1 महीने ट्रीटमेंट देता हूँ। ट्रीटमेंट देने के बाद उनको उसी ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग भी देता हूँ, क्योंकि 1 महीने में 100% रिजल्ट आना संभव नहीं होता बिल्कुल। तो इसके बाद फिर सीख के वो ट्रीटमेंट पेशेंट्स अपने घर पे करते रहते हैं। तो 3 महीने से लेके 4 महीने तक में उनको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ओके, पेशेंट्स का यहाँ पर आना जरूरी है, मतलब ऑन योर क्लिनिक, आपके क्लिनिक जहाँ है? देखिए, नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दिन यहाँ आना जरूरी है। ओके, ठीक है। जो पेशेंट्स बाहर के हैं, जो दिल्ली के नहीं है या जहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं वहाँ के नहीं है, हाँ जी, तो जनरली लोग 6 दिन के लिए आते हैं। ओके। तो 6 डेज में आते हैं, तो उनको मैं सुबह शाम ट्रीटमेंट देता हूँ। बीच में एक सेशन ट्रेनिंग का भी होता है। ओके। तो उसमें उनको ट्रेनिंग देता हूँ, तो 6 दिन में वो ट्रेन हो जाते हैं। फिर वापस अपने घर पे जाके ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। लेकिन जो लोकल पेशेंट्स हैं वो यहाँ आना प्रेफर करते हैं। ओके। तो अगर यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ पे भी ट्रीटमेंट मिल सकती है। यस। तो ये पूरी तरीके से क्योरेबल है, मतलब कार्टिलेज खुद ही जनरेट होना शुरू हो जाता है? नहीं, ये मिथ है। कार्टिलेज को हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। ओके। एक बार जो कार्टिलेज डेड हो गया, डिजनरेट हो गया, वो रीजनरेट नहीं होगा। ओके। हम लोग मैकेनिकल करेक्शन करते हैं। मतलब जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया थाई और वो अलाइनमेंट ठीक करते हैं। जो ज्वाइंट हमारा ट्विस्ट हो गया उसको अनट्विस्ट करते हैं। इसके बाद जब बैलेंस हो जाता है ज्वाइंट का, तो हम मसल स्ट्रेंथनिंग करवा देते हैं। ओके। ठीक है ना। तो जिसके कारण से वो घुटना पेन फ्री हो जाता है, मोबिलिटी रिस्टेब्लिश हो जाती है और फर्दर उसका डीजनरेशन चेक हो जाता है। ओके। और अगर मैं सर्जरी के बारे में बात करूं तो आप सर्जरी को कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने और कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से जैसे बात की तो उन्होंने कहा कि सर्जरी इज अ गुड ऑप्शन। सो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? पेशेंट की चॉइस है। पेशेंट की चॉइस पर मैं देखिए, सर्जरी एक ट्रीटमेंट है ना। जो लोग सर्जरी में जाना चाहते हैं वो सर्जरी में जाते हैं, और जिनको सर्जरी नहीं करवानी होती है वो नॉन इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं, और साथ में उनको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी होती है। बिल्कुल। तो ये हमारा होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं कभी पेशेंट को ये नहीं बोलता कि उनको सर्जरी करवानी या नहीं करवानी है। जिनको नहीं करवानी उनके लिए मैं एक चॉइस हूँ। ओके, मतलब एक अल्टरनेटिव वो आपको पा सकते हैं। और मेरा आखिरी सवाल सर आपसे और होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रीट करते हैं और वो ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा होता है कि वो पेशेंट ना फील होकर हमें एक फैमिली मेंबर के तौर पे लगते हैं। तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? हमारे पास ऐसी हजारों की संख्या में सक्सेस स्टोरीज हैं, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास एक आशा की किरण
लेके आते हैं, बिल्कुल ठीक है, और उनको उम्मीद होती है कि वो हमारे पास आएंगे, वो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। दूसरा, कभी भी हमारे हॉस्पिटल में उनको एक हॉस्पिटल का फील नहीं आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। वी गो फॉर डिफॉर्मिटी करेक्शन, वी रिकमेंड हेल्दी डाइट, वी करेक्ट मेटाबॉलिज्म, और एक पेशेंट के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है। बिल्कुल। इसके बाद जब पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है तो वैसे ही वो ऑब्लाइज फील करता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हमारे पास बहुत अच्छे पेशेंट्स आते हैं, हाईली एजुकेटेड पेशेंट्स आते हैं, और यहाँ का माहौल अच्छा है, तो एक बहुत अच्छा उनके साथ बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है। और आज की डेट में जो भी हमारे इतने सारे सेंटर्स हैं वो चल ही ऐसे रहे, पेशेंट के साथ बॉन्ड होता है, उनको उनकी उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक पेशेंट से 10 पेशेंट आते हैं, 10 से 100 पेशेंट्स आते हैं। तो जो जो हमारे क्लिनिक्स चलते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से चलते हैं, और आप हमसे आप इंफॉर्मेशन मुझसे कलेक्ट कर रही हैं, आपके माध्यम से एक बड़े लेवल पे मीडिया के माध्यम से, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन लोगों को जा रही है, तो उससे भी पेशेंट्स को हमारे बारे में जानकारी मिलती है और हमसे वो संपर्क करते हैं। ओके, बस एक मेरा और सवाल होगा कि डॉक्टर भारतीज क्लिनिक जो है, इसका रिजल्ट क्या है? अगर कोई ट्रीटमेंट लेता है तो सक्सेस रेट या रिजल्ट क्या हो सकता है? देखिए, मैं ऐसे कहूंगा इसको कि जैसे आप एक योगा क्लास में जाते हैं तो शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, बिल्कुल ठीक है, मसल्स आपकी मजबूत बनती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी का हेल्थ इंप्रूव। उसी तरीके से जो डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम है ना, ये डिफॉर्मिटी करेक्शन इज द रूल। ओके, ये तभी काम नहीं करेगा जब पेशेंट उसको फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है ना। अगर पेशेंट उसको बहुत डिसिप्लिन से, शिद्दत से फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आना तो एक रूल है, रिजल्ट आएगा, बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। और कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल कहते हैं कि इन पेशेंट्स में कुछ नहीं हो सकता है, उन पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हर तरफ डॉक्टर्स हार चुके होते हैं, बट उनके रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका खास जानकारी के लिए। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे नाम सुन रहे हैं आप लगातार, और किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, और अगर वो आपको एक सर्जरी ही विकल्प बताता है तो आप अपने ही खास डॉक्टर से वो सारी जानकारियां ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना सर्जरी के मेरा इलाज किया जा सकता हो, या मेरे जो कार्टिलेज हैं उन्हें, या ऑस्टियोआर्थराइटिस से मुझे निजात मिल सकता हो। ऐसे तमाम सवाल आपके मन में अभी होंगे, मुझे ये जानकारी है। तो आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए